तुमने कभी सोचा है कि कोई स्टेशन ऐसा हो जहां लोग चढ़ते हैं लेकिन वापस नहीं आते? एक ऐसा स्टेशन जो रेलवे मैप में नहीं है लेकिन हजारों लोगों की कहानियों में जिंदा है। स्टेशन नंबर 13, जहां हर रात 2:13 पर एक अंधेरी ट्रेन रुकती है, बिना नाम की, बिना मंजिल की, और सिर्फ आत्माएं उसका टिकट लेती हैं। और अब तुम ये कहानी सुनने वाले हो, एक ऐसे लड़के की जुबानी जो खुद उस स्टेशन से लौट कर आया है, या शायद अब भी वहीं है। यह कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम आदित्य और राहुल है। तो चलिए अब यह कहानी आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानी ले आ सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात की बेवकूफ़ी हमारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगी, और शायद मृत्यु भी। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं और मेरा बचपन का दोस्त राहुल चर्च गेट से लोकल पकड़कर वापसी कर रहे थे। हम दोनों कॉलेज में एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे और बहुत लेट हो गए थे। आखिरी लोकल का समय निकल चुका था, लेकिन हमने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर इंतजार करेंगे, शायद कोई लेट ट्रेन मिल जाए। हम स्टेशन नंबर 13 पर उतर गए। हाँ, नाम अजीब है, लेकिन लोकल रूट में एक बंद पड़ा पुराना स्टेशन है जिसे अब कोई यूज नहीं करता। लेकिन वो रात हमारे फोन में नेटवर्क नहीं था और अगला स्टेशन बहुत दूर था। हमें वहीं रुकना पड़ा। राहुल, लगता है ये स्टेशन बहुत सालों से बंद पड़ा है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि स्टेशन पे लाइट जल रही है और वो घड़ी चल रही है। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पटरियों से आती हल्की सी ठक ठक की आवाज जो लग रहा था जैसे कोई दूर से आ रहा हो। मैंने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल, और तभी एक स्टेशन की सीट पर बैठी एक औरत दिखी। वो सफेद साड़ी में थी, बहुत सीधी, और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हमने सोचा कोई पैसेंजर होगी जो ट्रेन का इंतजार कर रही होगी। मैम, क्या आप भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? राहुल ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन मोड़ी और हमें घूरने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। हम वहीं रुक गए। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। तभी उसने उठकर हाथ हिलाया, जैसे हमें बुला रही हो। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, चुपचाप चल, पीछे मुड़कर मत देखना, बस चल। लेकिन राहुल मुड़ गया और फिर उसने एक अजीब आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है आदित्य, मैं जा रहा हूं। मैं चिल्लाया, राहुल रुक! लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसके पीछे चल पड़ा। और वो औरत प्लेटफॉर्म के उस छोर पर उतरकर पटरियों के अंधेरे में गायब हो गई, और राहुल भी। मैं अकेला खड़ा था स्टेशन नंबर 13 पर, सिर्फ मैं और अंधेरा। राहुल की पीठ उस अजनबी औरत की ओर मुड़ी थी। मैं वहीं प्लेटफॉर्म के बीच खड़ा, बेजान सा। मेरी रगों में खून नहीं, सिर्फ बर्फ सी सर्दी दौड़ रही थी। राहुल रुक जा! मेरी आवाज गूंज कर वापस आई, लेकिन राहुल नहीं रुका। वो प्लेटफॉर्म के छोर पर पहुंचते पहुंचते जैसे धीमे धीमे धुंध में खोने लगा। और वो औरत, वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे वो पटरियों के नीचे समा गई हो। एक पल को लगा कि राहुल उसके पीछे पीछे जमीन में उतर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, डर, भ्रम, या कुछ ऐसा जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। मैंने हिम्मत जुटाई और दौड़कर उस छोर पर गया। वहां कोई नहीं था। नीचे झांका, सिर्फ गहरी काली पटरी और वहां की मिट्टी जैसी गंध जो हमेशा से अलग थी। राहुल! मैंने जोर से पुकारा। कोई उत्तर नहीं। राहुल, मजाक मत कर यार! मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से नहीं, डर से। तभी मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। आदित्य! मैं पीछे मुड़ा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, लेकिन अब वो सीट जहां वो औरत बैठी थी, वहां अब राहुल बैठा था। राहुल! मैं चौंक गया, दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो नीचे देख रहा था, आंखें खाली, होंठ सूखे और गाल पसीने से भीगे हुए। उसकी सांसें अनियमित थीं। क्या हुआ यार? कहां चला गया था तू? मैंने उसका कंधा पकड़ा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब मेरी तरफ नहीं थीं। उसकी आंखों में अब वो सफेदी थी जो उस औरत की आंखों में थी। वो आवाज में बुदबुदाया,
वो नीचे है। अब मैं भी वहीं हूं। कौन? कौन नीचे है? मैंने पूछा। वो जो हर रात स्टेशन पर इंतजार करती है, उसी का नाम कोई नहीं जानता। बस इतना जान लो कि जो उसे देख लेता है, वो फिर दोबारा इंसान नहीं रहता। मैंने राहुल को खड़ा किया। तू बकवास कर रहा है। चल यहां से निकलते हैं। मैं उसे खींचता हुआ लेकर चलने लगा, लेकिन तभी उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। वो चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जा सकता। वो मुझे फिर बुला रही है। राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा, चल मेरे साथ। मैंने जोर लगाकर उसे घसीटा। उसके पैरों के नीचे का फर्श गीला हो गया था, जैसे किसी ने वहां ताजा खून डाला हो। और तभी स्टेशन की बत्ती झपकने लगी। एक बार, दो बार, और फिर पूरी लाइट गुल हो गई। अंधेरा, गहरा, दम घोंट देने वाला अंधेरा। और उसी अंधेरे में एक महिला की हंसी गूंजने लगी, धीरे धीरे। हाँ हाँ, आदित्य, तू भी आ रहा है ना? कौन है? मैं चिल्लाया। क्या चाहिए तुझे? जो उसका है वही मेरा है, और अब राहुल मेरा है। अब तू बचेगा नहीं। मेरे कानों के पास जैसे किसी ने फुसफुसाकर बोला हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन राहुल, वो अब मेरी पकड़ से छूट चुका था। वो फिर उसी सीट पर बैठ गया और उसके होंठों से खून टपकने लगा। राहुल, उठ! मैंने झंझोड़ा। उसने सिर उठाया और मेरी ओर देखते हुए बोला, अब तू अकेला नहीं है आदित्य। ये स्टेशन अब तुझे भी नहीं छोड़ने वाला। अब मैं वहां अकेला नहीं था। मैंने एक झटका दिया और प्लेटफॉर्म से भागने लगा। मैं स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि एक पुराने जमाने की सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भूतिया ट्रेन आने वाली हो। लेकिन मैंने तो सुना था कि स्टेशन नंबर 13 पर पिछले 15 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई। लेकिन उस रात ट्रेन आई, काली धुएं से ढंकी हुई, पुराने लोहे की बनी हुई, बिना रोशनी के। स्टेशन पर रुकती हुई, और उस ट्रेन से उतरते थे लोग। लोग नहीं, साए, सफेद कपड़ों में, चेहरों पर कोई पहचान नहीं, आंखें सफेद, जैसे राहुल की। हर कोई एक एक करके उस औरत के पीछे चलता जा रहा था, स्टेशन के नीचे वाले बंद हिस्से की ओर। और राहुल, वो भी उनके साथ चलने लगा। मैं चिल्लाया, रुक जा राहुल, लेकिन उसने कहा, अब तू भी आएगा आदित्य, वरना वो तुझे ढूंढ लेगी। मैं उस रात बड़ी मुश्किल से स्टेशन की बगल वाली पटरी के रास्ते जंगल की ओर भागा। लगभग 1 घंटे बाद मैं एक गांव में पहुंचा। वहां के लोगों से जब मैंने स्टेशन नंबर 13 का नाम लिया, तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ा बाबा बोला, बेटा, वो स्टेशन 15 साल पहले एक हादसे में बंद हुआ था। एक औरत जिसने आत्महत्या की थी ट्रेन से कटकर, लेकिन मरने से पहले उसके पति और बच्चे को भी उसी प्लेटफॉर्म पर धक्का दिया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहां भटकती है, और जो भी रात के समय उस स्टेशन पर उतर जाए, वो लौट कर नहीं आता। मैंने कहा, लेकिन मैं तो लौट आया। बाबा ने मेरी आंखों में झांका और डरते हुए कहा, बेटा, तू तो लौट आया है, लेकिन क्या तू अब पहले वाला है? अब मैं खुद से डरता हूं। राहुल नहीं लौटा, लेकिन हर रात 2:13 बजे मुझे अपने कमरे में एक हल्की सी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है, स्टेशन नंबर 13, वापसी की टिकट तैयार है। मैंने उस रात के बाद स्टेशन नंबर 13 का नाम लेना बंद कर दिया था। राहुल गायब हो चुका था। पुलिस ने FIR लिखी, लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन नंबर 13 का नाम लिया, इंस्पेक्टर ने मेरी बात काट दी। ऐसा कोई स्टेशन नहीं है मिस्टर आदित्य। क्या? मैं चौंक गया। मैं वहीं से आया हूं। आपने गलत देखा होगा। यह स्टेशन 2008 में बंद कर दिया गया था। रिकॉर्ड में इसका कोई नाम नहीं है। वो मुझे पागल समझने लगे थे, लेकिन मैं जानता था जो मैंने देखा वो हकीकत थी। राहुल की आंखें, वो ट्रेन, वो औरत, और सबसे डरावनी बात, वो टिकट वाला मैसेज जो हर रात 2:13 बजे मेरे फोन पर आता था। स्टेशन नंबर 13, वापसी की टिकट तैयार है। मैंने नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, फेल। फोन बदल दिया, लेकिन मैसेज फिर भी आता। सिम बदली, कोई फर्क नहीं। कभी कभी वो मैसेज की जगह मेरी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ और दिखता, राहुल तुम्हें बुला रहा है। मैं अब अकेला नहीं था। मेरे साथ वो साया था। कुछ बदल रहा था मेरे अंदर। मैं जब शीशे में खुद को देखता,
तो मेरी आंखें काली लगतीं। धीरे धीरे सफेदी आ रही थी उनमें। नींद में स्टेशन की आवाजें सुनाई देती, ट्रेन की सीटी, प्लेटफॉर्म पर हंसी, और कभी कभी वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बेड के पास खड़ी होती। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर लौटने पर मजबूर कर दिया। रात 2:13 बजे मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया। अननोन नंबर। मैंने कांपते हाथों से उठाया। स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर एक धुंधली सी लाइट में चेहरा दिखा। राहुल का चेहरा। राहुल, मैं चिल्लाया, तू जिंदा है? उसकी आंखें सूनी थीं, होंठ काले, चेहरा पीला और बाल बिखरे हुए। वो बोला, आदित्य, लौटा। कहाँ? स्टेशन पर? हाँ, स्टेशन नंबर 13। वो तुझसे मिलना चाहती है और मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। क्या बकवास है ये? तू वहीं है क्या? लेकिन कॉल कट गया। मैंने तय किया, मुझे स्टेशन पर जाना ही होगा। मैंने अपने कॉलेज की एक सीनियर को साथ लिया, सुमेधा, जो पैरानॉर्मल रिसर्च करती थी। स्टेशन नंबर 13? उसने नाम सुना और आंखें फैल गईं। तुम जानते हो इस जगह को? मैंने पूछा। यह स्टेशन एक डेथ लूप में फंसा है। 15 साल पहले वहां हर रात 13:13 पर एक ट्रेन आती थी, जिसमें लोग सवार होते थे लेकिन उतरते नहीं थे। आत्माएं स्टेशन को पनाह बनाकर बैठ गईं। तब पुलिस ने स्टेशन बंद करवा दिया, पर आत्माएं तो स्टेशन पर ही रहीं। और अब वो तुझे बुला रही हैं क्योंकि तू बचकर निकल आया था। ये उनके नियम के खिलाफ है। हम रात 1 बजे चर्च गेट पहुंचे। वहां से आगे कोई लोकल नहीं थी। सुमेधा ने कहा, तू याद रखना, उस स्टेशन की घड़ी पर टाइम मत देखना और कभी किसी आवाज का जवाब मत देना। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वो आवाजें तुम्हारी नहीं होती, वो आवाजें तुम्हारी आत्मा को खींच लेती हैं। हमने स्टेशन नंबर 13 तक पहुंचने के लिए ट्रैक पकड़ा, वो ही पुराना रास्ता। जैसे ही हम स्टेशन के पास पहुंचे, हवा बदल गई। एक अजीब ठंड, धुएं की सी गंध और हर जगह सन्नाटा। स्टेशन की बत्तियां फिर जल रही थीं और वहां बैठा था राहुल। मैं दौड़ पड़ा। राहुल, मैं आ गया, चल वापस चलते हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। तू आया, अच्छा किया। अब हम 3 हो गए। क्या मतलब? सुमेधा बोली। उसने कहा था, तीनों आएंगे तभी चैन मिलेगा। कौन? वो। राहुल ने अपनी उंगली से पीछे इशारा किया। हमने मुड़कर देखा। वो औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर घाव, आंखें सफेद और होंठ हिलते हुए। तीनों अब पूरे हो गए, वो बोली। स्टेशन की लाइट झपकने लगी, सीटी की आवाज, और ट्रेन दिखाई दी। नहीं, सुमेधा चिल्लाई, तू झूठ है। हम इस लूप को तोड़ सकते हैं। उसने जेब से काला धागा और नींबू मिर्चा का टोटका निकाला, एक मंत्र पढ़ा और उसे स्टेशन के फर्श पर फेंका। ट्रेन चीखती हुई रुक गई और राहुल का चेहरा फटने लगा, जैसे वो इंसान नहीं रहा हो। अब तू मेरे साथ नहीं आ सकता, राहुल चीखा। मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया। मैं रोने लगा। राहुल की आत्मा अब चीख रही थी, तेरा टिकट कट चुका है आदित्य, वापसी नहीं होगी अब। ट्रेन गायब हो गई। स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मैं और सुमेधा गिर पड़े। सुबह आंख खुली, हम चर्चगेट स्टेशन के बेंच पर थे। ये कैसे हुआ? मैंने पूछा। शायद हम बच गए, शायद नहीं, उसने जवाब दिया। उस रात जब मैं और सुमेधा स्टेशन नंबर 13 से लौटे तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हम चर्चगेट स्टेशन के बेंच पर थे। कोई जख्म नहीं, कोई खरोंच नहीं, यहां तक कि मोबाइल में नेटवर्क भी आ रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो इस बात का सबूत देता कि हमने वो सब सच में देखा था। लेकिन एक चीज वैसी ही थी, राहुल नहीं था। मैं घर लौटा, सब कुछ वैसे ही था। मम्मी की आवाज, पापा अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे सब धीमा और बंद सा लग रहा था, जैसे मेरी दुनिया और उनकी दुनिया अब एक जैसी नहीं रही। रात को जैसे ही 2:13 बजे घड़ी की सुई पहुंची, मोबाइल पर फिर से वही नोटिफिकेशन, स्टेशन नंबर 13, वापसी की टिकट तैयार है। पर अब कुछ और भी था। मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ एक धीमी सी फुसफुसाहट, आदित्य, तू अब मेरा है। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और पर्दा गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी दीवार पर छाया बन गई, किसी और की, मेरी नहीं। मैंने आंखें मलीं, पर वो साया नहीं गया। मैंने अगली सुबह सुमेधा को कॉल किया। हेलो,
उसकी आवाज डरी हुई थी। सुमेधा, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ मेरे साथ भी आ गया है। क्या? मैंने रात को अपने बिस्तर के नीचे कुछ देखा, कुछ ऐसा जो चल रहा था बिना हाथ पैर के, और उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकल रहा था, आदित्य, आदित्य, आदित्य। मैं सन्न रह गया। सुमेधा, हम उसे स्टेशन पर रोक कर आए थे ना? नहीं आदित्य, वो हमें स्टेशन से नहीं रोकना चाहती थी, वो हमें स्टेशन से निकालना चाहती थी ताकि वो हमारे साथ बाहर आ सके। मैंने एक दिन अपने कमरे में पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की, राहुल के साथ की, पर कुछ तस्वीरें बदली हुई थीं। एक फोटो जिसमें हम कॉलेज ट्रिप पर थे, उस फोटो में अब सिर्फ मैं था और राहुल की जगह कोई औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। और उस औरत की आंखें मुझे देख रही थीं, सीधे तस्वीर से बाहर। तभी मेरे कान में राहुल की आवाज गूंजी, मैं नहीं बचा आदित्य, अब तुझे भी नहीं बचना चाहिए था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना छूट गया। हर आवाज अब स्टेशन की सी लगती थी, ट्रेन की सीटी, खटखटाते कदम और वो औरत की हंसी। एक रात मैंने अपने दरवाजे पर किसी को खड़े देखा। कौन है? मैंने पूछा। मैं हूं, राहुल, आवाज आई। मैं दरवाजे की झिड्डी से झांका। बाहर राहुल जैसा चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, पर वो बोला, मैं तुझे लेने आया हूं, टिकट तेरे नाम है, आदित्य। मैंने अगली सुबह सुमेधा से मिलने का फैसला किया। हमने तय किया, हमें स्टेशन नंबर 13 की असली कहानी जाननी होगी। ये सब कुछ तभी रुकेगा जब हम जानें कि वो औरत कौन थी, सुमेधा ने कहा। हमने पुराने अखबार खंगाले, लाइब्रेरी में फाइलें देखीं और एक बहुत पुराना रिकॉर्ड मिला। 2008, स्टेशन नंबर 13 पर एक महिला ने अपने पति और बेटे को ट्रेन से धक्का दिया और खुद आत्महत्या कर ली। महिला का नाम सुधा मिश्रा माना जाता है कि वो मानसिक रोगी थी और उसे आवाजें सुनाई देती थीं। मरने से पहले वो बार बार बोल रही थी, अब सब मेरे साथ चलेंगे। अब हम समझ गए थे, सुधा की आत्मा ट्रेन में नहीं, स्टेशन में बसी हुई है, और जो कोई भी स्टेशन पर उतरता है वो उसका यात्री बन जाता है। आदित्य, सुमेधा बोली, हमें एक बार फिर स्टेशन पर जाना होगा, इस बार आखिरी बार, ताकि तेरी आत्मा की टिकट कैंसिल हो सके। मैं डर गया, पर जानता था अब पीछे नहीं हट सकता। हम फिर उसी ट्रैक से स्टेशन नंबर 13 पहुंचे। स्टेशन शांत था, पर आज कुछ अलग था। स्टेशन पर एक पुराना टिकट बूथ खुला था, जिसमें बैठा था राहुल। आदित्य, उसने कहा, टिकट कट चुका है, तू आएगा? अभी नहीं, तो अगली ट्रेन में। मैंने कहा, मैं जानने आया हूं कि यह सब कब रुकेगा, जब तू मरेगा या उसे मारेगा। किससे? जिसे तूने नजरअंदाज किया, खुद को। और तभी सुधा मिश्रा प्रकट हुई। उसके चारों ओर धुआं, औरत की हंसी, घड़ी की सुइयां, और फिर ट्रेन आ गई। लेकिन आज सुमेधा ने कुछ अलग किया। उसने सुधा की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, तेरा बदला पूरा हो चुका है, तुझे माफ किया जा चुका है, अब जा। उसने एक चूड़ियों से भरा बक्सा सामने रखा, सुधा की आखिरी निशानी जो हम फाइल से लाए थे। और सुधा एक पल को ठिठकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कोई नहीं माफ करता था, उसने कहा, और फिर उसकी छाया धुएं में घुल गई। स्टेशन हिलने लगा, ट्रेन गायब होने लगी, और राहुल ने मेरी ओर देखा। अब तू बच गया है दोस्त। लेकिन मैं नहीं। राहुल हवा में घुल गया। मैं फिर लौट आया। लेकिन आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, कभी कभी मेरी आंखें हल्की सी सफेद हो जाती हैं, और हर बार जब 2:13 बजता है, मेरे कान में आवाज आती है, स्टेशन नंबर 13, एक और टिकट बचा है। स्टेशन नंबर 13 की वो रात अब बीत चुकी थी। सुधा मिश्रा की आत्मा उसकी चूड़ियां देखकर शांति में विलीन हो गई थी। राहुल ने विदा लेते हुए एक अंतिम बार कहा था, अब तू बच गया है दोस्त। और मैं वापस लौट आया था। सुबह जब मैं उठकर शीशे में खुद को देख रहा था, पहली बार मुझे लगा कि शायद डर खत्म हो गया। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब सब ठीक है, अब वो सपने नहीं आएंगे, अब 2:13 नहीं बजेगा, अब मैं फिर से जी सकूंगा। लेकिन मैं गलत था। उसी रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था, घड़ी ने जैसे ही 2:13 बजाया, मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कोई कॉल या मैसेज नहीं,
लेकिन स्क्रीन पर एक सफेद लाइन दिखी, अब तू ही स्टेशन है। मैं सिहर उठा। क्या मतलब? मैं स्टेशन हूं? मैंने खुद से कहा। और तभी दीवार पर एक छाया बनी, मेरी अपनी छाया नहीं, किसी और की। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस छाया के होंठ हिले। अब तू अंदर है, आदित्य। मैं घबराया हुआ सुमेधा के पास पहुंचा। वो मंदिर के पास बैठी ध्यान कर रही थी। उसके पास कई राख की रेखाएं खींची थीं। तू आ गया, मुझे मालूम था, उसने बिना देखे कहा। क्या हो रहा है सुमेधा? सुधा तो चली गई थी, सब खत्म हुआ था ना? नहीं आदित्य, सुधा गई, पर वो जो दरवाजा तूने खोल दिया था स्टेशन पर, वो अभी भी खुला है। कौन सा दरवाजा? तेरे भीतर का। मैं सन्न। वो स्टेशन अब तुझ में बस गया है। अब तू ही अगला रास्ता है, आत्माओं का रास्ता। कुछ दिनों बाद अजीब चीजें मेरे साथ होने लगीं। मेरी आंखें कई बार खुद ब खुद सफेद हो जातीं। मेरे बोलने की आवाज में दो ध्वनियां आने लगीं, एक मेरी और एक किसी और की। रात को मेरे कमरे में स्टेशन के स्पीकर की सी आवाज गूंजती। ट्रेन नंबर 13 अब प्लेटफॉर्म आदित्य पर आ रही है। मैं पागल हो रहा था। एक रात मैं बाजार जा रहा था। एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में बैठा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने मेरी ओर देखा और चीखा, वो आ गया है, स्टेशन अब चलता है, बचो बचो। और वो वहीं गिर गया, मरा हुआ। पुलिस ने उसे उठा लिया, पर जब उन्होंने उसकी झोली चेक की, उसमें पुराने टिकट थे, स्टेशन नंबर 13 के। तू अब इंसान नहीं रहा, आदित्य, सुमेधा ने कहा। क्या मतलब? तेरे शरीर में स्टेशन की आत्मा उतर चुकी है। वो स्टेशन अब बंद नहीं है, वो जी रहा है तेरे जरिए। तो अब क्या होगा? अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो खुद को जला दे, या फिर उन आत्माओं को वापस उसी लूप में भेज दे जिनकी वजह से स्टेशन जिंदा है। कौन आत्माएं? सिर्फ सुधा नहीं थी वहां, वहां और भी आत्माएं थीं। वो यात्री जो ट्रेन में चढ़े थे और कभी लौटे नहीं। अब तू उन्हें मुक्त करेगा या उनके साथ मर जाएगा? रात को सपना आया, मैं एक ट्रेन में था, अकेला नहीं। दर्जनों यात्री थे, सफेद कपड़ों में, आंखें खाली। हर यात्री के गले में एक टिकट लटक रहा था। स्टेशन नंबर 13 से नो रिटर्न लिखा था। मैंने पूछा, तुम सब कौन हो? एक औरत ने कहा, हम सब वो हैं जो स्टेशन से कभी लौट नहीं पाए, और अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगली सुबह मैंने सुमेधा से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ क्या करना होगा। उसने मुझे एक लोहे का पुराना घंटा, नींबू लाल धागा और स्टेशन की चूड़ियों की राख दी। जब अगली बार स्टेशन तेरे अंदर जागे, इन तीनों चीजों को पास रख और एक वाक्य बोलना। क्या? अब स्टेशन बंद होता है, टिकट रद्द है। रात 2:13 बजे मैं फिर से अपने कमरे में था। घड़ी ने जैसे ही टन-टन किया, दरवाजा अपने आप खुला और मैं अब अपने कमरे में नहीं, स्टेशन नंबर 13 के बीचों बीच खड़ा था। आसपास वही आत्माएं और राहुल, अब भी वही टिकट बूथ में बैठा। अब तू वापस नहीं जा पाएगा आदित्य, उसने कहा। मैं अब तुम्हें मुक्त करने आया हूं, दोस्त। मैंने लोहे का घंटा बजाया, टान टान टान, राख को हवा में उड़ाया और जोर से बोला, अब स्टेशन बंद होता है, टिकट रद्द है। आत्माएं चीखने लगीं, प्लेटफॉर्म कांपने लगा, ट्रैक पिघलने लगे, सब कुछ बिखरने लगा। राहुल मुस्कुराया, शायद अब मैं भी आजाद हो जाऊं। और उसने मेरी ओर देखा, आंखों में सुकून था। आत्माएं अब धीरे धीरे धुएं में विलीन हो रही थीं, और अचानक मैं गिर पड़ा। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। सुमेधा पास बैठी थी। कितने दिन हो गए? मैंने पूछा। 3 दिन, तू बेसुध था, और हां, 2-13 अब तेरे मोबाइल में नहीं आता। मैंने चैन की सांस ली। क्या अब सब खत्म हो गया? सुमेधा ने मेरी ओर देखा, चुपचाप। लेकिन तभी बेड के नीचे से एक टिकट फिसलकर बाहर आया। स्टेशन नंबर 13 स्पेशल गाड़ी फिर चलेगी। अब मैं उनके नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। विकास यादव मुंबई से, अनुज सिंह कोलकाता से, और भी कई नाम हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं, तो कमेंट करें अपना नाम।